हाय हेलो नमस्कार नमस्ते, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में बिल्कुल शानदार तरीके से लगे हुए होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 जीव विज्ञान का एक चैप्टर आपका, जो कि है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। बेटा हम लोग छोटे रहते हैं तो क्या लगता है कि मैम जो फूल होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ किसी को प्रपोज करने के लिए काम में आता है, लेकिन तुम्हारी ये गलतफहमी बहुत ज़्यादा दूर हो जाने वाली है। फूल उसके अलावा बहुत ज़्यादा कामों में आते हैं। उनके पार्ट कौन कौन से होते हैं, इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो ये हमारा फ्लावर है ना। वैसे तो पुष्प देखो कई प्रकार के होंगे, एक लिंगी पुष्प होंगे, दो लिंगी पुष्प होंगे। एक लिंगी जैसे जानते हो, एक लिंगी जैसे जिसमें नर और मादा एक ही में होंगे। द्विलिंगी में नर अलग मादा अलग हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे इसको देखते हैं, ये बोर्ड हमसे गुस्सा आ गया है, बार बार खुद ही अपने आप बदल जा रहा है ना। चलो स्टार्ट किया जाए फटाफट से। हाय हेलो 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 हेलो। आई एम लेट। आई एम ऑल्सो लेट, है ना। मैम को भी लेट हो गया, मैम की हेल्थ सही नहीं है, मैम को भी लेट हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम भी लेट हम भी लेट, दोनों लोग लेट लेट। चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या हुआ जो लेट हो गए, कि क्या हुआ जो लेट हो गए, लेकिन मंजिल को तो हम जरूर से पाएंगे। और ये जो किस्मत अकड़ के बैठी है ना, तुम देखना इसे हम एक दिन जरूर से हराएंगे, ठीक है। हाय हेलो गुड इवनिंग, हेलो हेलो। चलो स्टार्ट किया जाए। अच्छा पुष्प के बारे में स्टार्ट करते हैं बेटा। तो सबसे पहले ये तो तुम बाद में तुम्हें पता चलेगा क्या होता है। सबसे पहले हमको ये जानना है कि एक पुष्प होता क्या है ना। सबसे पहले हमको क्या जानना होता है। सबसे पहले हमको ये जानना होता है कि एक पुष्प है ना, एक पुष्प यानी कि जो एक फ्लावर होता है वो होता क्या है। सबसे पहले तो हमें यही जानना है, पुष्प जिसको हम फ्लावर बोलते हैं, ठीक है। चलो देखो जो पुष्प होता है बेटा, ये पौधे का जननांग होता है ना। क्या होता है, ये जननांग होता है। इसका मतलब कि जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है वो यहीं पर होती है किसी भी प्लांट में, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। बताओ ये क्या होता है। गुड इवनिंग मैम, हाय हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का, ठीक है। बहुत सारी चीजें हमें पुष्प के बारे में पढ़नी है, ठीक है। बहुत सारी चीजें पढ़नी है, बहुत ज्यादा चीजों को पढ़ना है, बहुत सारा। बताओ इतना समझ में आ गया। हाँ मैम। तबीयत कैसी है, तबीयत तो हमारी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। अच्छा देखो पुष्प पौधे का जननांग होता है, ठीक है। बहुत सारे कामों को करता है। चलो अच्छा पुष्प के भागों की बात करते हैं कि पुष्प के कितने भाग होते हैं, ठीक है। पुष्प के बारे में हम जान गए। अब देखते हैं कि पुष्प के कितने भाग होते हैं। पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर कितने होते हैं। पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर पुष्प के कितने भाग होते हैं। बेटा पुष्प के ना 4 भाग होते हैं, ठीक है। कितने भाग होते हैं बताओ, बोलो बोलो, पुष्प के कितने भाग होते हैं। पुष्प के तुम्हारे 4 भाग होते हैं।
ठीक है। सबसे पहला कौन सा होता है? सबसे पहला होता है बाह्य दलपुंज। कौन सा होता है? सबसे पहला होता है बाह्य दलपुंज, दूसरा होता है दलपुंज, तीसरा होता है पुमंग, है ना, और चौथा होता है जायांग। ठीक है। कैलिक्स, कोरोला, इंडोसियम, गायनोसियम। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? पुष्प के कितने भाग होते हैं? नमस्ते मैम। हाय, हेलो, नमस्ते, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलो, ये समझ में आ गया? बोलो कि पुष्प के कितने भाग होते हैं। अच्छा मैम, ये जो भाग हैं वो कहाँ कहाँ पे रहेंगे, है ना? तो हम लोग एक फूल के बना करके समझ लेते हैं। एक फूल को बना करके समझ लेते हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन से भाग होते हैं। एक देखो, तुम्हारे ऐसे गगरी सुराही के आकार की आकृति बनती है जो कि जायांग होता है। ठीक है, ये क्या होता है? जायांग होता है। जायांग देखो जो होता है ना, ये फीमेल वाला पार्ट होता है बेटा। जायांग क्या होता है? ये फीमेल वाला पार्ट होता है। अच्छा, और इसी में से कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन करके निकलता है। ठीक है, इसी में से कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर निकलेगा जो कि पुमंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इसको हम पुमंग कहते हैं। बताओ, इतना समझ में आ गया? अच्छा, इतना समझ में आ गया हो तो आगे चले। बताओ, इतना समझ में आ गया तो आगे चले। क्या है? अरे फूल के बारे में पढ़ रहे हैं, फूल है। फूल के बारे में पढ़ रहे हैं। अच्छा, पुष्प जिस पे स्थित होता है ग्रीन कलर का, वो हमारा पुष्पासन होता है। ये तुम लोग पढ़ पाओगे कि नहीं जी? ये क्या है? ये तुम्हारा पुष्पासन कहलाएगा, जिस पे फूल एकदम बढ़िया से स्थित रहता है। मैम सबको देखिए क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ, क्या कर रहे हो बता दो। चलो, अच्छा, ये नीचे वाला पार्ट है। इसी में से नीचे ग्रीन कलर का देखे हो, कुछ ऐसे ऐसे रहता है, पत्तियां नीचे की ग्रीन ग्रीन वाली, है ना? नीचे की पत्तियां ग्रीन ग्रीन वाली बेटा रहती हैं। वो क्या कहलाती हैं? वो कहलाती हैं बाह्य दलपुंज। ठीक है, वो क्या कहलाएंगी? वो कहलाएंगी बाह्य दलपुंज। एक्चुअली देखो, केवल इतना बोलोगे बाह्य दल, पुंज मतलब ढेर सारी चीजों का गुच्छा, है ना? बाह्य दल मतलब एक पंखुड़ी की बात होगी, एक जो रहता है इसमें उसकी बात होगी। पुंज का मतलब एक नहीं, एक से ज्यादा हो जाएंगे। अच्छा, इतना तो हो गया। इसके बाद रंग बिरंगे आकार का, लाल, पीला, नीला, हरा, रंग बिरंगे आकार की इस तरीके से तुम्हारा फूल की पंखुड़ियां रहती हैं, है ना? रंग बिरंगे आकार की पंखुड़ियां रहती हैं जो कि कहलाती हैं दलपुंज। क्या कहलाती हैं? ये कहलाती हैं हमारी दलपुंज। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? फटाफट से कमेंट करो, बोलो। मैम कुछ लोग पढ़ रहे हैं। मैम, हाय, हेलो हरवीर श्रीवास्तव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो प्रिंस राज, नमस्ते, नमस्कार, कैसे हो? हेलो आशीष, हेलो राज, हेलो कीर्ति, हेलो आंचल, हेलो राज, और कौन कौन है? हेलो मैम, हाय, हेलो 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 हेलो। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? हेलो के बाद ये भी कमेंट करो कि ये फूल का स्ट्रक्चर समझ में आ गया। हाँ, बोलो, फूल का इतना स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो आगे बढ़े। बताओ। हेलो मैम, मस्त मैम, मतलब मस्त समझ में आ गया तो आगे चले। चलो, चलो अब बात करते हैं कि पुष्प के अंग कितने होते हैं, है ना?
पुष्प के अंगों की बात की जाए, पुष्प के अंगों की बात करते हैं बेटा। पुष्प में देखो सारी चीजें तो इम्पोर्टेंट होंगी नहीं, कुछ चीजें इम्पोर्टेंट होंगी, कुछ चीजें नहीं होंगी, है ना, कुछ चीजें होंगी, कुछ चीजें नहीं होंगी। तो जब पुष्प के अंगों की बात करेंगे तो पुष्प में तुम्हारे 2 अंग होते हैं। कौन कौन से, कौन कौन से बताओ, कौन कौन से अंग होते हैं इसमें? सबसे पहला होते हैं सहायक अंग, ठीक है। सबसे पहले कौन से होते हैं? सहायक अंग। दूसरे होते हैं आवश्यक अंग। पहले होते हैं सहायक अंग, दूसरे होते हैं आवश्यक अंग। अच्छा, सहायक अंग कौन कौन से होते हैं? तो ऐसे अंग जो कि जनन की क्रिया में केवल सहायता प्रदान करते हैं, है ना, ऐसे अंग जो कि जनन की क्रिया में केवल सहायता प्रदान करते हैं, वो कौन से कहलाते हैं? वो हमारे सहायक अंग कहलाते हैं, है ना। अच्छा, और मैम आवश्यक अंग कौन से होंगे? ये तो सहायक अंग हो गए, ये तो हमारे सहायक अंग हो गए। आवश्यक अंग कौन से होंगे? तो ऐसे अंग जो कि जनन की क्रिया में भाग लेंगे, ठीक है। ऐसे अंग जो कि जनन की क्रिया के लिए जरूरी होते हैं या फिर भाग लेते हैं, जनन की क्रिया के लिए जरूरी होते हैं, ठीक है, जरूरी होते हैं। बताओ ये दोनों अंग समझ में आ गए? हाय मैम, हाय, हेलो 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 प्रिंस। मैम फूल का मेल पार्ट कौन सा है? अच्छा देखो, ये हमने एक फ्लावर को बनाया था, इसमें 4 चीजें थी, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग, यहाँ पर हमने लिखा था। अच्छा बेटा, ये वाला तुम्हारा है, ये जो पुमंग है ये है मेल पार्ट, है ना, ये है नर वाला भाग, ये है मेल वाला पार्ट। जायांग है तुम्हारा फीमेल वाला पार्ट, ठीक है, जायांग है तुम्हारा फीमेल वाला पार्ट। जो दलपुंज होती है, रंग बिरंगी पंखुड़ियां जो फूल की होती हैं, ये क्या है? ये रंग बिरंगी फूल की पंखुड़ियां हैं। और ये हरे रंग का बाह्य दलपुंज होता है जो कि कली अवस्था में उसको क्या करता है? सहायता प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। चलो बोलो, इतनी बात समझ में आ गई? बताओ अब आगे चले। बताओ मेल पार्ट फीमेल पार्ट समझ में आ गया? और कोई डाउट हो तो फटाफट से पूछते हुए चलो, है ना। अच्छा, इसमें अब तुम आगे और क्या ध्यान रखोगे? सहायक अंगों में और क्या ध्यान रखना है बताओ? और कोई दिक्कत है? हाँ, मैम को तुम लोग फुसलाने लगे, हाँ। देखो इसमें क्या ध्यान रखोगे कि ये जनन के लिए जरूरी नहीं होते हैं, है ना, ये जनन के लिए जरूरी नहीं होते हैं, और ये जनन के लिए जरूरी होते हैं, ये जनन के लिए जरूरी होते हैं।
और इनके बिना जनन की क्रिया नहीं हो सकती। ठीक है, और इनके बिना जनन की क्रिया, इनके बिना जनन की क्रिया नहीं हो सकती। ठीक है बेटा, कुछ चीजें होती है ना जो रिप्रोडक्शन में सहायता प्रदान करेंगी, लेकिन कुछ चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, वही जनन में भाग लेंगी। जैसे जब तुम सहायक अंगों की बात करोगे लव यू गाइस, लव यू एवरीवन, है ना। चलो बोलो, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब ये भी देख लो कि सहायक अंगों में कौन कौन से आते हैं और आवश्यक अंगों में कौन कौन से आते हैं। देखो, सहायक अंग में तुम्हारे पहला बाह्य दलपुंज आएगा, है ना, पहला बाह्य दलपुंज आएगा और दूसरा दलपुंज आएगा। बाह्य दलपुंज, दलपुंज, और इसमें पहला आता है पुमंग और दूसरा आता है जायांग। ठीक है, बोलो बेटा, इतना समझ में आ गया। मैम चैट मत देखिए। अच्छा अच्छा अच्छा, चैट नहीं देखे, तुम लोग कुछ डाउट पूछोगे तो हम कैसे बताएंगे तुम लोग के डाउट को हम कैसे जवाब देंगे, चैट नहीं देखेंगे तो। बताओ। गुड इवनिंग मैम, हाय हेलो मनीषा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलो, ये बात समझ में आ गया। बोलो, इतनी चीज समझ में आ गई। मैम पुष्प के दो अंग होते हैं, एक सहायक अंग होते हैं, एक आवश्यक अंग होते हैं। सहायक अंग वो होते हैं जो कि जनन की क्रिया में सिर्फ और सिर्फ सहायता प्रदान करेंगे, और ये जरूरी नहीं होते, है ना। जैसे बाह्य दलपुंज होता है, बाह्य दलपुंज क्या करेगा बताओ। ऐसे जो नीचे वाली हरी हरी कोई फूल देखे हो, ऐसे हरा हरा नीचे की रहती है उसकी पत्तियां, जो कि उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं जब वो कली अवस्था में रहता है। तो बड़े होने के बाद नहीं, बाद में तो ऐसे खुल करके नीचे चला आएगा, आसन लगा लेगा, लेकिन पहले वो ऐसे बंद रहता है। जो दलपुंज होता है रंग बिरंगे कलर का, वो कीड़े मकोड़ों बाकी सारे चीजों को आकर्षित करने के लिए काम में आता है, लेकिन जनन हो रहा है इससे नहीं। पुमंग की बात करोगे तो इसकी इकाई को तुम कहोगे पुंकेसर, जायांग की इकाई को स्त्री केसर कहोगे, और इन सारी चीजों के बारे में देखोगे। ठीक है, बताओ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब पढ़ाएंगे मैम। इंसानों में कि प्लांट्स में, ये बताओ। प्लांट्स का तो चल रहा है ना। इंसानों की बात करोगे तो इंसान वाला आई थिंक आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा लैंगिक जनन के ऊपर। ठीक है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आपको क्या एक रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा, बिकॉज वो बहुत छोटा टॉपिक है, बाकी चीजें हमने कवर कर ली है। तो मैं 5-10 मिनट के लिए लाइव तो बेटा आऊंगी नहीं, है ना। रिकॉर्डेड मिल जाएगा आपको उस पे। ठीक है यस मैम, क्लियर है। चलो अब आगे चला जाए। देखो, अब एक एक के बारे में देखते हैं ना। पहले तुम ये जान लो कि पुमंग की इकाई क्या होती है, जायांग की इकाई क्या होती है। जब हम इकाई की बात करेंगे तो पहला तो ये देख लो कि नर भाग कौन सा है ना। पहले तो तुम ये देख लो कि नर भाग कौन सा है, दूसरा ये देख लो कि मादा भाग कौन सा है। चलो, जो नर भाग होता है ये होता है पुमंग, नर भाग होता है पुमंग, और मादा भाग होता है जायांग। ठीक है। अच्छा, पुमंग की इकाई को पुंकेसर कहेंगे, है ना। पुमंग की इकाई को क्या कहेंगे, पुमंग की इकाई को पुंकेसर कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, पुंकेसर कहा जाता है। और जायांग की इकाई को
बताओ, जायांग की इकाई को क्या कहेंगे? तो जायांग की इकाई को स्त्री केसर कहा जाता है। ठीक है, जायांग की इकाई को क्या कहा जाता है? जायांग की इकाई को स्त्री केसर कहा जाता है, कहा जाता है। बताओ, इतनी बात क्लियर हो गई? इस पे इंपॉर्टेंट लिख लेना, इंपॉर्टेंट लिख लेना। तुम्हारे क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में, एमसीक्यू वाले बनेंगे, वेरी शॉर्ट में भी पूछ सकता है ना? तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखोगे? बोलो, इसको याद रखना। आई एम पुअर बॉय। अच्छा 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 अच्छा। आगे चले। चलो, अब सबसे पहला देखते हैं कि बाह्य दलपुंज क्या होता है ना? सबसे पहला देखेंगे बाह्य दलपुंज के बारे में। बाह्य दलपुंज जानते हो जी कैसा होता है बेटा? बाह्य दलपुंज जब देखते हो छोटे छोटे कली अवस्था में, ऐसे कली अवस्था में कोई रहता है ना फूल, तो वो ऐसे रहता है। बोलो, देखियो कि नहीं? कुछ इस तरीके का रहता है, ऐसे बंद रहेगा, है ना? इस तरीके का वो बंद रहता है, ऐसे ऐसे वो बंद रहता है। तो ये जो बंद है ना, यही है तुम्हारा बाह्य दलपुंज। ये क्या है? ये जो बंद है ये क्या है बताओ? ये है तुम्हारा बाह्य दलपुंज। और ये क्या कर रहा है? ये बाह्य दलपुंज है। और ये मैम क्या है? ये हमारी एक कली है, कली है ना? ये वो वाली कली नहीं है, कच्ची कली वाला है, दूसरी कली है। यस मैम, गुड आफ्टरनून। हाय, हेलो, गुड आफ्टरनून मोहित, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आगे चला जाए, देखो। अच्छा, बाह्य दलपुंज क्या करता है बेटा? बाह्य दलपुंज क्या करेगा? तो ये हरे रंग की पत्तियां होती हैं, है ना? ये क्या होती हैं? ये हरे रंग की पत्तियां होती हैं। ये हरे रंग की पत्तियां होती हैं जो कि क्या करने का काम करती हैं? कली अवस्था में, जो कि कली अवस्था में पुष्प को, जो कि कली अवस्था में पुष्प को सुरक्षा देने का काम करती है। ठीक है, जो कि कली अवस्था में पुष्प को सुरक्षा देने का काम करती है ना? इतनी बात समझ में आ गई? और ये सहायक अंग में आता है, ये पता है ना तुम्हें? ये कहाँ आता है? ये सहायक अंग में आता है। ठीक है, क्योंकि कली अवस्था में उसको सुरक्षा प्रदान कर रहा है, तो ये सहायक अंग में आ जाएगा। बताओ, बाह्य दलपुंज का काम समझ में आया? मैम, जब कली अवस्था में हमारा पुष्प था ना, तो ऊपर से पत्ती ऐसे बंद था, इसको सुरक्षा प्रोटेक्शन प्रदान कर रहा था। बाद में फूल ऐसे बंद है, ऐसे खिलता खिलता खिल जाएगा, तो जो ग्रीन वाली पत्तियां हैं वो नीचे चली आएंगी। बताओ, इतना समझ में आ गया? चलो, ए तुम लोग क्लास व्लास को शेयर ओवर नहीं कर रहे हो? हाँ। मैम तुम लोग की इतनी परेशान होके भी पढ़ा रही है, लेकिन तुम लोग को शेयर ओवर क्लास को नहीं करना है। तुम लोग सोच रहे हो खाली हम पढ़ ले, हम पढ़ के राजा बन जाए।
चलो अगला देखते हैं। बाह्य दलपुंज हो गया, सबसे पहला हमने बाह्य दलपुंज के बारे में देख लिया। अच्छा, अब दूसरा देखेंगे दलपुंज के बारे में। दूसरा किसके बारे में देखेंगे? दूसरा देखेंगे हम दलपुंज के बारे में। दलपुंज क्या काम करता है? दलपुंज जानते हो जी बेटा? दलपुंज जानते हो? जैसे ही तुम्हारा इसे फूल बना था ना, कोई भी फूल बना लो, कोई भी फूल बना लो तुम, है ना? कोई भी फूल बना लो, कोई सा भी एक फूल बना लो। चलो कोई सा भी एक फूल बना लिए, तुमको समझाने के लिए बना लिए। इसमें ये जो रंग बिरंगा तुमको दिखाई दे रहा है, ये जो रंग बिरंगी पंखुड़ियां दिखाई दे रही हैं, यही हमारी दलपुंज है। यही क्या है? यही हमारी दलपुंज है, जो अलग अलग रंग की होती है ना? अलग अलग रंग की होती है। दीदी एक बात समझ में नहीं आता। कौन सी बात नहीं समझ में आ रहा है? पूछो। कौन सी बात नहीं समझ में आ रही है? हाय, हेलो 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 रिया, बहुत बहुत स्वागत है। हेलो अमरेश यादव। फूल या पुष्प की रंगीन पंखुड़ियों के समूह को दलपुंज यानी कि कोरोला कहा जाता है। ये पुष्प का दूसरा प्रमुख चक्र होता है। ये मुख्य रूप से परागण के लिए भौरों, तितलियों और पक्षियों को आकर्षित करता है। नितेश चौहान, बहुत बहुत अच्छा है बेटा, बस ऐसे ही एग्जाम में लिख करके आना, बढ़िया नंबर भी मिल जाएंगे। बहुत अच्छा लिखियो, ऐसे ही लिख करके आना। कौन मंगल ग्रह से आ गया हमारे क्लास में? हाँ, हाय, हेलो सोनू कुमार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो रॉयल चैलेंजर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलो आगे चला जाए, बताओ। आगे चलते हैं। दलपुंज क्या होता है? दलपुंज में लिखो कि ये रंग बिरंगी पंखुड़ियां होती हैं। ये क्या होती हैं बताओ? दलपुंज क्या होती हैं? तो ये रंग बिरंगी पंखुड़ियां होती हैं। ये रंग बिरंगी पंखुड़ियां होती हैं जो कि परागण की क्रिया के लिए, जो कि परागण की क्रिया के लिए कीटों, है ना, जो कि परागण की क्रिया के लिए कीटों, जैसे कि तितली, मधुमक्खी, आपका मतलब कुछ भी हो जाएगा, ब्रैकेट में एग्जाम्पल में लिख लो। कीटों, कीटों जैसे कि ब्रैकेट में कीटों में मैम क्या होता है? तितली आ जाएगी तुम्हारी, मधुमक्खी आ जाएगी, है ना? मधुमक्खियों, कीटों को अपनी तरफ, कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करने का काम करती है। ठीक है, अपनी तरफ आकर्षित करने का काम करती है। बताओ, दलपुंज समझ में आ गया? तुम कोनो चीज फूल लेते हो किसी चीज का, हमारे पास है या नहीं है, नहीं तो मैं तुम लोग को दिखा देते। मैम ये क्या है? ये दलपुंज है ना? ये दलपुंज है बेटा, दलपुंज है, ठीक है। तुम लोग शुरू से पढ़ ही नहीं रहे हो, इसीलिए समझ में नहीं आ रहा है। शुरू से पढ़ते तो समझ में आता। बताओ, दलपुंज समझ में आ गया? तुम किसी चीज का फूल पकड़ोगे
तो तुम्हें क्यों अच्छा लगता है, वो फूल क्यों पसंद आता है? मैडम जी बताएं। लाल लाल रंग का रहता है, बहुत नीक लगता है। पियर पियर रंग का रहता है, बहुत नीक लगता है। भंटार रंग का रहता है, बहुत नीक लगता है। तो जो चीज यार तुमको अच्छा लग रहा है, नीक लग रहा है, वो क्या है? वो है दल पुंज, जो अलग अलग रंग का होगा। जैसे तुम उसको देख करके आकर्षित होकर के चले जाते हो, वाह एकदम अच्छा लग रहा है, तोड़ लेते हैं, अपनी वाली को गिफ्ट दे देंगे ले जा करके। वैसे ही जो कीट पतंगे होते हैं, उन्हें भी वो दल पुंज बहुत बढ़िया तरीके से पसंद करने में आता है, और वो भी आकर्षित होकर के चले जाते हैं। ठीक है, बताओ मैम। आज तो फ्लावर चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, है ना? क्यों नहीं लगेगा? हेलो मैम, हाय, हेलो हेलो हेलो। आगे चला जाए, चलो। चलो, ये हो गया हमारा बाह्य दलपुंज, दलपुंज। इसके बाद आ जाएगा पुमंग, है ना? इसके बाद तीसरा कौन सा आता है? तीसरा आता है आपका पुमंग। पुमंग के बारे में देखते हैं। पुमंग क्या होता है? तो ये पुष्प का नर भाग होता है। पहले मैम पुमंग उमंग होता कैसा है? पुमंग देखो ऐसन होता है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। जैसे हम लोग यहाँ देखो इसे गगरी मतीन बनाए थे, अंडाशय वाला भाग था और ऐसे करके निकाले थे, है ना? यही भाग तुम्हारा पुमंग था। ठीक है, ये क्या है? ये मेल भाग है। तो ये पुष्प का नर भाग होता है। ये कैसा भाग होता है? ये पुष्प का नर भाग होता है। नर भाग होता है, जो कि नर युग्मक का निर्माण करता है ना? जो कि किसका निर्माण करता है? तो नर भाग है। यदि ये नर भाग है तो नर युग्मक का निर्माण करेगा, है ना? जो कि नर युग्मक का निर्माण करता है। नर युग्मक का क्या करता है? निर्माण करता है। मैम निषेचन तब तक नहीं होगा जब तक नर और मादा दोनों नहीं मिलेंगे, है ना? नर का भी मिलना जरूरी है, मादा का भी मिलना जरूरी है, तब जाकर के निषेचन होता है। तो वो नर भाग बनेगा कहाँ से? पुमंग बनाने का काम करेगा। ठीक है, बताओ आगे चले। दीदी इस वीडियो का पीडीएफ कहाँ पे दिखाई देगा? इस वीडियो का पीडीएफ आपको अराइज रैंकर एप्लीकेशन, है ना? चलो हम यहाँ पे तुम लोग को प्यार प्यार से लिख करके बता देते हैं। आप जाओगे प्ले स्टोर पर। आपको कहाँ जाना है बेटा? आपको जाना है प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर जा करके आपको सर्च करना है। क्या सर्च करना है मैम? प्ले स्टोर पर आपको क्या सर्च करना है? तो प्ले स्टोर पर आपको सर्च करना है अराइज रैंकर्स। ठीक है, प्ले स्टोर पर जाकर के आपको सर्च करना है अराइज रैंकर्स, और आपको हमारा मिल जाएगा लोगो। जैसा चैनल का लोगो है वैसा ही उसका भी हो जाएगा लोगो, है ना? और वही आपको डाउनलोड कर लेना है। क्या करना है? यहाँ से आपको हमारे एप्लीकेशन को, यहाँ से आपको हमारे एप्लीकेशन को एकदम बढ़िया तरीके से डाउनलोड कर लेना है बेटा। डाउनलोड करके क्या करोगे? फ्री वाले सेक्शन में जाओगे और फ्री वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा पीडीएफ। ठीक है, फ्री वाले में 10th वाले में आपको पीडीएफ का मिल जाएगा, वहां पे आपको ये मिल जाएगा। आपको टेस्ट लेना हो, टेस्ट देना होगा, वो आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा। आपको ये स्टोर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना और पीडीएफ भी वहां पे मिल जाएगा। ठीक है दीदी, आपकी लाइव क्लास रोजाना रहती है क्या? हाँ, डेली लाइव क्लास रहती है। ओके मैम, अच्छा। रटने वाले परीक्षा पास करते हैं, समझने वाले जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। हाँ,
रटंती विद्या अवंती नाही, चपंती भोजन पचंती नाही। रटने से विद्या कदापि नहीं आती और ढेर सारा चाप चाप के खाया हुआ भोजन भी नहीं पचता, अपच की समस्या हो जाती है। इसीलिए समझना चाहिए। मैम बढ़िया तरीके से डाउनलोड, हाँ प्यार से इसे डाउनलोड करना, प्यार से। दीदी पीडीएफ के बारे में नहीं बता रहे, पीडीएफ ही तो बता रहे हैं, वही जैसे तुमको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। ये क्लास 12th का है, वैसे तो हम 10th वालों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये चैप्टर 12th में भी है, 12th में भी आप इसको पढ़ सकते हो अगर हो तो। हाय हेलो नंदिनी कुमारी, राधे राधे, हेलो शिवम, हेलो कीर्ति। चलो 10th का है, हाँ 10th का तो है ही, 12th में हो तो पढ़ सकते हो। ये पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन कक्षा 12 का भी आई थिंक पहला दूसरा कोई सा चैप्टर है, पहला दूसरा में से, ठीक है। अरे 9th का नहीं है जी, 9th का नहीं है। ओ मैम जी, क्या मैम जी, हाँ बोलो। मैम की तबीयत नहीं ठीक है, फिर भी मैम सुन रही है तुम लोग की बातें। 12th नहीं पढ़ाती हैं क्या दीदी? नहीं, हम 12th के बायोलॉजी के लिए नहीं है। 12th बायोलॉजी आपको शाम 6:30 बजे आशीष सर पढ़ाते हैं, ठीक है। मैम आप कैसी हैं? क्या लग रहा है मैम कैसी होंगी बोलो? क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? बहुत अच्छी तो नहीं हूँ, देख रहे हो क्लास के बीच में इतनी ज्यादा खांसी आ रही है। ठीक हूँ, लेकिन ठीक हूँ, है ना। बस यही जब लगता है कि नहीं ठीक हूँ तो मुझे बस एक ही बात याद आती है कि रुकेंगे हम भी नहीं और थकेंगे हम भी नहीं, कि रुकेंगे हम भी नहीं और थकेंगे हम भी नहीं, कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान भी टल जाए जब आग लगी हो इस सीने में। हाय हेलो, राधे राधे, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम खाना खा लिया? खाना तो नहीं खाए हैं, तुम लोग खिलाए भी नहीं हो। हाँ, मैं क्यों अपना ख्याल रखूं, मेरा ख्याल तुम लोग रखोगे। चलो मैम मेरा नाम निधि, अच्छा ओके निधि, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस राइस रैंकर के छोटे से खूबसूरत से प्यारे से परिवार में, ठीक है। आगे चलते हैं, चलो आगे चला जाए। नेक्स्ट, अच्छा पुमंग के बारे में समझ गए तुम लोग, तो ऐप डाउनलोड करवाने लगे। चलो अच्छा, ये नर युग्मक का निर्माण करता है, इसकी इकाई को भी कुछ कहते हैं बेटा। इसकी इकाई को क्या कहेंगे बताओ? पुमंग की इकाई को क्या कहेंगे? हमने बताया था आपको कि पुमंग की इकाई को क्या कहते हैं, बताओ बोलो बोलो, पुमंग की इकाई को क्या कहते हैं? तो यहाँ से तुम याद रखोगे कि पुमंग की इकाई को पुंकेसर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? पुमंग की इकाई को, पुमंग की इकाई को क्या कहते हैं? तो पुमंग की इकाई को पुंकेसर कहते हैं, ठीक है। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई तो आगे चला जाए। हाय हेलो गुड इवनिंग, जितने भी नए लोग हो बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ नोट्स तो जरूर से मिलेंगे, नोट्स आपको अराइज एंकर पर मिल जाएंगे, ठीक है, मिल जाएंगे, जरूर से मिल जाएंगे। चलो आगे चलते हैं, पुमंग हो गया। नेक्स्ट चौथा देखो, जायांग क्या होता है? पुमंग हो गया, पुमंग हमारा हो गया। चौथा हम देखते हैं जायांग। जायांग क्या काम करता है ना? जायांग क्या काम करता है? जायांग मैम कौन सा भाग है फूल का, कौन सा भाग है? तो इस तरीके से हमने बनाया था ना जी, ऐसे सुराई मतीन गगरी मतीन ऐसे बनाए थे ना, यहाँ से पुमंग को निकाल दिए थे, और ये जो सुराही गगरी मतीन तुमको बना हुआ दिखाई दे रहा था, यही था हमारा जायांग।
ठीक है, यही हमारा जायांग है। ये होता क्या है, तो यह पुष्प का मादा भाग होता है। ठीक है, ये पुष्प का कौन सा भाग होता है, ये पुष्प का मादा भाग होता है, जो कि क्या करेगा, मादा भाग होगा, जो कि मादा युग्मक का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है मैम, जो कि जो कि मादा युग्मक, जो कि मादा युग्मक का, जो कि मादा युग्मक का निर्माण करता है। ठीक है, क्या करता है, मादा युग्मक का निर्माण करता है। इसकी इकाई को हम क्या कहते हैं मैम, इसकी इकाई को हम क्या कहते हैं, तो इसकी इकाई को स्त्री केसर कहते हैं। ठीक है, इसकी इकाई को हम क्या कहते हैं, बताओ जल्दी जल्दी बताओ, इसकी इकाई को हम क्या कहते हैं, तो इसकी इकाई को स्त्री केसर कहते हैं। ठीक है, बोलो पुष्प के चारों भाग समझ में आ गए मैम। बाह्य दलपुंज, दलपुंज पुमंग जायांग, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गायनोसियम। जो बाह्य दलपुंज होता है वो हरे हरे रंग की पत्तियां होती हैं, कली अवस्था में पुष्प को सुरक्षा प्रदान करती हैं। जो दलपुंज होता है वो रंग बिरंगी पंखुड़ियां होती हैं, जो कि परागण की क्रिया के लिए कीटों को, मधुमक्खियों को, तितलियों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती हैं। अच्छा, जो पुमंग होता है वो पुष्प का मेल वाला पार्ट होता है, नर युग्मक का निर्माण करता है। पुमंग की इकाई को पुंकेसर कहते हैं। जो जायांग होगा वो स्त्री केसर वाला, उसकी इकाई को स्त्री केसर कहेंगे। मादा युग्मक का निर्माण करेगा और मादा वाला भाग होगा। बताओ यहाँ तक समझ में आ गया, बोलो इतनी चीज समझ में आ गई। हाँ हाँ, आगे चला जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। एक चीज और याद रखना, ठीक है, एक चीज और याद रखोगे कि पुष्प के अध्ययन को क्या कहा जाता है। अगर मान लो कहीं एग्जाम में पूछ दिया कि पुष्प के अध्ययन को क्या कहा जाता है, पुष्प के अध्ययन को याद रखोगे, अगर कहीं पूछ लिया गया तो एंथोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, एंथोलॉजी कहा जाता है बेटा, एंथोलॉजी कहा जाता है। ये तुमको याद रखना है, ये भूलोगे नहीं ना, बताओ ये याद रखना। मान लो कहीं एग्जाम में अगर आ गया भूल उल के, अगर एग्जाम वाला नहीं सोचा कि मेरे प्यारे बच्चे इतना नहीं पढ़े होंगे और उसने एग्जाम में दे दिया, तो तुम इतना कर लोगे ना, बताओ बताओ। यस मैम, ऑल क्लियर। अच्छा, यानी समझ में आ गया इतना। एंथोलॉजी, हाँ एंथोलॉजी कहा जाता है। आगे चलते हैं। मैंने बोला था परागण के लिए इंपॉर्टेंट होता है ना। तो तुम सोचोगे मैम परागण क्या होता है, परागण क्या होता है, तो हम परागण के बारे में जान लेते हैं बेटा। परागण जिसको बोला जाता है पॉलिनेशन, ठीक है, परागण जिसको इंग्लिश में पॉलिनेशन बोला जाता है। तो ये देखो परागण होता क्या है, पुष्प के पराग कणों का, मैम परागण क्या होता है, तो पुष्प के पराग कणों का परागकोश से कहां तक, कहां से कहां तक, परागकोश से वर्तिकाग्र, ठीक है, परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण, वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण परागण यानी कि पॉलिनेशन कहलाता है। ठीक है,
परागण यानी कि पॉलिनेशन कहलाता है। अच्छा, तुम्हें ना समझ में आया हो, पहले तो ये नहीं समझ में आया होगा मैम। अच्छा, परागण तो ठीक है, पराग कोश कहाँ है, वर्तिकाग्र कहाँ है ना। अगर तुम्हें ये नहीं समझ में आया हो मैम कहाँ पर है, मैम प्रयागराज से हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, प्रयागराज से हो। चलो आगे चला जाए। अच्छा, थोड़ा सा आगे चलेंगे तो समझ में आएगा बेटा। जैसे कि देखो ये क्या होता है, इस तरीके से हमारा पुमंग था, इसमें परागकण बन रहे हैं और मादा के वर्तिकाग्र तक इसका जो जाना है। अच्छा जब तक नर युग्मक मादा युग्मक के पास नहीं पहुंचेगा तब तक परागण की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। इंसानों में होता तो निषेचन बोलते, इसमें हो रहा है तो परागण बोलेंगे, है ना। ये कितने प्रकार का होता है बताओ, ये कितने प्रकार का होता है। परागण के प्रकार की बात करें, परागण के प्रकार, मैम परागण कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, है ना। किसकी बात करेंगे, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, कितने प्रकार का होता है। देखो ये होता है तुम्हारा 2 प्रकार का, कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। परागण मुख्य रूप से 2 प्रकार के होंगे, ठीक है। परागण मुख्य रूप से कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार के होते हैं परागण मैम, कौन कौन से 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है तुम्हारा स्वपरागण, ठीक है। सबसे पहला कौन सा होता है, सबसे पहला होता है तुम्हारा स्वपरागण और दूसरा होता है परपरागण, ठीक है। सबसे पहला कौन सा होता है, स्वपरागण, और दूसरा होता है परपरागण। बताओ इतनी बात समझ में आ गई बेटा। हेलो मैम, हेलो हेलो हेलो। हीरा लाल चौहान, हाय हेलो हीरा लाल चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे अराइज रैंकर्स पर। बताओ क्या दिक्कत परेशानी है, क्या तकलीफ है, बोलो क्या दिक्कत है तुम लोग को, दिक्कत का समाधान किया जाए, है ना। दिक्कत का समाधान किया जाए, जो भी दिक्कत हो हमारे बच्चों को। अच्छा, स्वपरागण क्या होता है, तो ये एक ही पौधे में होता है, ये ध्यान रख लेना तुम कि ये एक ही पौधे में होगा। स्वपरागण माने हमरे में से निकले हमई में जाके गिर गए। परपरागण मतलब, पर मतलब दूसरा, पर मतलब जानते हो दूसरा, तो ये अलग अलग पौधों में होंगे। किस में होंगे, ये अलग अलग पौधों में होंगे। जैसे कि मैम समझ में नहीं आया, है ना। जैसे मैम हमको समझ में नहीं आया तो हम तुमको यहाँ पर समझाते हैं। जैसे मान लो कि ये फूल है, हम तो पेड़ बना दिए जी, फूल बनाना था ना, फूल बनाना था, हम तो पेड़ बना दिए। मान लो ये कौनो चीज का फूल उल है, हमको आता नहीं है, तुम लोग बस मान लेना। ये कौनो चीज का फूल है, अभी किस चीज का है नहीं पता, मान लो ये कोनो चीज का फूल उल है ना। यहाँ पे भी एक ही फूल बना लेते हैं, ये भी कोनो चीज का फूल हो गया, और एक ही फूल यहाँ पर भी बना लेते हैं। ये एक ही फूल हो गया मैडम जी, दूसरा तीसरा फूल हो गया। जब मान लो नर युग्मक मादा युग्मक इसी में दोनों है, इसी में से निकल करके इसी में बगल में जाके गिर करके परागण हो गया,
है ना। इसी नर युग्मक यही से निकला, जा करके मादा युग्मक में यहीं पे गिर गया, तो ये तुम्हारा कहलाता है स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन। अच्छा, और अगर यहाँ से परागकण निकला और जा करके इस वाले फूल पे गिर गया, तो ये तुम्हारा कहलाएगा पर परागण। ये क्या कहलाएगा मैम, दूसरे में चला गया तो वो तुम्हारा पर परागण कहलाएगा। ठीक है, बोलो, इतनी बात समझ में आ गई तुम लोग को? तुम लोग खाली बतिया रहे हो, पता नहीं पढ़ लिख रहे हो कि नहीं, है ना। पता नहीं पढ़ लिख रहे हो कि नहीं, केवल तुम लोग इसी में बात कर रहे हो। हेलो मैम। हाय, हेलो हेलो हेलो। इतनी बात समझ में आ गई? बोलो। हेलो मैम, हाय, हेलो हेलो तो कर दिया तुम लोग का, अब कितना करूं? चलो, अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। हमने देखा था पहला पुमंग के बारे में, है ना। हमने किसके बारे में देखा था? पहला पुमंग के बारे में और दूसरा जायांग के बारे में देखा था। एक्चुअली इन तीनों के, दरअसल इन दोनों के तीन तीन प्रकार होते हैं। ठीक है, इन दोनों के कितने प्रकार होते हैं? ये दोनों ना तुम्हारे तीन तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, बताओ कितने प्रकार के होंगे? तीन तीन प्रकार के होंगे। यस मैम, आई गॉट इट। अच्छे समझ गए? चलो, इसमें तीनों कौन से होंगे? सबसे पहला तो इसकी इकाई जानते हो, पुंकेसर। दूसरा परागकोश, दूसरा परागकोश और तीसरा परागकण। ठीक है, तीसरा क्या है? तीसरा है परागकण, है ना। इसके बाद अगला तुम्हारा जायांग की तीनों इकाइयां कौन कौन सी हैं? जायांग की तीनों इकाइयां कौन कौन सी हैं? पहला है अंडाशय, दूसरा है वर्तिका और तीसरा है वर्तिकाग्र। बताओ, तीनों इकाई समझ में आया? मैम, पुमंग की तीनों इकाइयां कौन कौन सी है? पुंकेसर, परागकोश, परागकण। जो परागकण होता है ये परागकोश में रहता है। अच्छा, जायांग की तीनों इकाइयां कौन कौन सी हैं? अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र। ठीक है, बताओ, इतना समझ में आया? गुड मॉर्निंग। ये मॉर्निंग चल रहा है जी, तुम लोग सो करके उठ रहे हो, मॉर्निंग चल रहा है। हाँ, अच्छा, एक चीज बेटा बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है बच्चों को ना। कौन सी चीज? मैम, मैं न्यू स्टूडेंट हूँ, अजय चौधरी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक चीज देखो, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, कौन सा? है ना, कौन सी चीज का? तीन चीजें हैं, युग्मज, युग्मक। बेटा युग्मक कैसे लिखाएगा जी? युग्मक, पहला युग्मक, दूसरा युग्मनज और तीसरा भ्रूण। बताओ, तुम लोग को इन तीनों में अंतर पता है कि नहीं पता है? बताओ, युग्मक, युग्मनज और भ्रूण में अंतर पता है कि नहीं पता है? बताओ, बोलो बोलो, इन चीजों के बारे में अंतर पता है कि नहीं पता है? युग्मक क्या होता है, युग्मनज क्या होता है और भ्रूण क्या होता है? बताओ, ये अंतर तुम्हें पता है कि नहीं पता? तुरंत बताना, फटाक से बताना, ये अंतर तुम्हें पता है कि नहीं पता? बताओ, युग्मक, युग्मनज और भ्रूण में अंतर पता है कि नहीं पता? हाँ या ना में जवाब दो, और पता है तो बताओ। यस मैम, पता है। क्या पता है? पता है तो बताओ क्या अंतर है? हेलो मैम, हाय, हेलो। देखो,
जो युग्मक होता है ना बेटा, ये दो होते हैं। युग्मक कौन कौन से होते हैं? ये दो होते हैं। पहला तुम्हारा नर युग्मक होता है, पहला तुम्हारा नर युग्मक होता है और दूसरा मादा युग्मक होती है। ठीक है, युग्मक कौन कौन से होंगे? पहला नर युग्मक होगा, दूसरा मादा युग्मक होगी। बताओ, इतना समझ में आ गया? गुड इवनिंग मैम, हाय, हेलो हेलो। अच्छा, युग्मनज क्या होगा? जैसे ही ये दोनों मिलेंगे, जैसे ही बेटा यहाँ पे नर युग्मक है और यहाँ पे मादा युग्मक है, जैसे ही ये मिलेंगे तुरंत जिसका फॉर्मेशन होगा निषेचन की क्रिया के बाद, तुरंत जो बनेगा वो युग्मनज कहलाएगा। जस्ट तुरंत, है ना, वो युग्मनज कहलाएगा। और ये बहुत ज्यादा कमजोर रहेगा क्योंकि एकदम तुरंत ताजा ताजा बना है, तो वो एकदम कमजोर रहता है। और यही युग्मनज आगे चल करके जब कठोर हो जाएगा, लास्ट में जब तक बच्चा पैदा नहीं होगा तब तक वो क्या कहलाएगा? भ्रूण कहलाएगा। ठीक है, ये सबसे लास्ट स्टेज में है, युग्मनज का सबसे आखिरी वाला। बताओ, ये समझ में आ गया इतना? मैम, युग्मक क्या होता है, युग्मनज क्या होता है? और यस मैम अब समझ में आया तुम लोग को? कब से कमेंट में बतिया रहे थे, इसीलिए कुछ नहीं पता चल रहा था, है ना? ये तुम्हारा गैमेट, ये जाइगोट और लास्ट वाला इम्ब्रियो चलो, ये समझ में आ गया तो आगे बढ़े आगे चले। ठीक है, चलो अब एक चीज और देख लेते हैं कि हमारा जो पुंकेसर होता है वो कैसा रहता है। पुंकेसर देखे थे, किसी फूल में इस तरीके का स्ट्रक्चर था, इस तरीके का ना। इसको तो ऐसी बढ़िया बनाते हैं। तुम लोग कहोगे मैम कैसा स्ट्रक्चर बना दी, है ना? ये स्ट्रक्चर याद है? मैम अभी बताई थी कि किस तरीके का स्ट्रक्चर बनना था। इसमें देखो, जो सबसे ऊपर वाला है ये कहलाता है पराग कोश। और इसमें क्या होता है? इसमें पराग कणों का निर्माण होगा जो कि जब जाएगा मादा के पास निषेचन के लिए। ठीक है, और ये नीचे वाला वृंत कहलाएगा। नीचे वाला क्या कहलाता है? जो फूल तुम जब ऐसे पकड़ते हो, किसी फूल को कहाँ से पकड़ोगे? ऐसे नीचे से पकड़ते हो, ऊपर से नहीं पकड़ते हो ना। मैम जो गुलाबी गुलाबी पंखुड़ियां दिख रही थी गुलाब की, उसी को ऐसे ऊपर से पकड़ के लेके गए, लो, ऐसे नहीं देते हैं हम। कोई फूल है तो नीचे से पकड़ते हैं, जहां से पकड़ के इसे लेकर के जाते हो वो वृंत कहलाता है। और जहां पर ये पराग कोश और वृंत मिला है ये तुम्हारा योजी कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है बताओ? ये तुम्हारा योजी कहलाता है ना? इतनी बात समझ में आ गई तो बताओ, इतनी बात समझ में आ गई तो आगे चला जाए, आगे चलते हैं ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम कि द्विनिषेचन क्या होता है। ये समझ में आ गया तुम्हें पुंकेसर के बारे में बेटा? ये किसके बारे में था? ये पुंकेसर के बारे में था। किसके बारे में था? ये हमारा पुंकेसर के बारे में था। और सबसे आखिरी वाला टॉपिक हम देखेंगे, सबसे आखिरी वाला किसके बारे में देखेंगे कि दोहरा निषेचन या त्रिसंलयन क्या होता है। दोहरा निषेचन या त्रिसंलयन क्या होगा, है ना? ये देखो, इस तरीके से तुम्हारा अंडाशय होता है, इसमें 3 कोशिकाएं रहती हैं। अंडाशय में सबसे पहले तुम्हारा 3 कोशिकाएं इसमें रहेंगी, ऊपर से आ जाएंगे 2 नर युग्मक। यहाँ पे कितनी कोशिकाएं हैं अंडाशय में बताओ? अंडाशय में तुम्हारी 3 कोशिकाएं हैं, है ना? अंडाशय में मैम 3 कोशिकाएं हैं और ऊपर से 2 नर युग्मक आ रहे हैं। कितने आते हैं? 2 नर युग्मक आ जाते हैं, है ना? बताओ, इतना समझ में आया? मैं मुझे बायोलॉजी अच्छा नहीं लगता है कोई चीज अच्छी तभी तक नहीं लगती है जब तक हम उसको पढ़ते नहीं हैं।
एकदम कसम से सच्चाई बताए जी, हम 10 में थे ना, हमको बायोलॉजिया का नमवा सुनता बुखार चढ़ जाता था। हम सोचते थे कि हे भगवान, हम कुछो पढ़ ले, हमसे तुम 2-2 घंटा गणित पढ़वा लो, लेकिन बायोलॉजी तुम हमको पढ़ने के लिए न कहो। एकदम बुखार चढ़ जाता था। लेकिन जब से बढ़िया से पढ़ना शुरू किए, पता चला वाह, बायोलॉजी तो बहुत बढ़िया सब्जेक्ट होता है, बायोलॉजी बहुत बढ़िया होता है ना, बहुत ज्यादा अच्छा होता है, एकदम बढ़िया होता है। चलो, यस दीदू। तुम लोग से भी हमारी चीजें मैच कर रही हैं। देखो, अब इसमें से जो एक नर युग्मक होता है, इसमें से जो एक नर युग्मक रहेगा, ये एक अंड कोशिका के साथ मिल जाएगा, है ना। यानी कि सबसे पहला क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, एक नर युग्मक था। सबसे पहले हमारा मैम एक नर युग्मक था, ये एक अंड कोशिका के साथ मिल गया, प्लस 1 अंड कोशिका। एक अंड कोशिका के साथ मिलकर के किसका निर्माण कर लिया, युग्मनज का निर्माण कर लिया, है ना। किसका निर्माण किया बताओ, किसका निर्माण किया, एक नर युग्मक एक अंड कोशिका के साथ मिलकर के युग्मनज का निर्माण कर लिया, युग्मनज का निर्माण कर लिया। अच्छा, ओहो हो, ये क्या हो गया। चलो, अब आ गया पूरा, है ना। ये एक मिलकर के एक तुम्हारा युग्मनज का निर्माण कर लिया, और जो दूसरा होगा, ये तुम लोग कहाँ मेडल ओडल भेज रहे हो। मेडल तुम लोग कहाँ भेज रहे हो। अच्छा, और ये जो तुम्हारा एक नर युग्मक है, ये बाकी के 2 कोशिकाओं से मिल जाएगा, है ना। और ये जो एक नर युग्मक है, ये यहाँ के 2 कोशिकाओं से मिल गया, है ना। तो इसमें क्या लिखोगे बताओ, इसमें क्या लिखोगे, इसमें तुम लिखोगे कि मैम एक नर युग्मक द्वितीय केंद्रक, देखो 2n हो गया, 1 था तो 1n था, 2 से मिला तो 2n हो गया, है ना। बताओ, एक नर युग्मक तुम्हारे द्वितीय केंद्रक से मिल गया। यहाँ पे का जो एक नर युग्मक है, ये वाला नर युग्मक, ये तुम्हारे किससे मिल गया, ये तुम्हारे 2n यानी कि द्वितीय केंद्रक से मिल गया, द्वितीय केंद्रक से मिल गया। और किसका निर्माण कर लेगा, भ्रूणपोष का निर्माण कर लेगा बेटा। किसका निर्माण करेगा, भ्रूणपोष का निर्माण करेगा। और ये जो भ्रूणपोष रहेगा, ये कौन सा काम करेगा, इसी युग्मनज को खाना और पोषक तत्व वो सब देने का काम करेगा, है ना। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके आगे पीछे इससे ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना। यही जो तुम्हारी प्रक्रिया है, एक निषेचन देखो यहाँ पर हुआ था, जब हमारा एक नर युग्मक एक अंड कोशिका के साथ मिला था, और दूसरा तुम्हारा निषेचन यहाँ पर हुआ जब एक नर युग्मक द्वितीय केंद्रक के साथ मिल गया। तो यही जो हमारी प्रक्रिया है, ये हमारी जो पूरी प्रक्रिया है, ये दोहरा निषेचन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, दोहरा निषेचन कहलाएगी। एग्जाम में पूछेगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछेगा, इसीलिए याद रखना, है ना। ये बात तुमको याद रखनी है। बताओ, इतना क्लियरली समझ में आ गया, तो आगे चले। ओके मैम, बाय बाय, मैं जा रहा हूँ मैथ पढ़ने। हाँ, मैथ पढ़ने जा रहे हो, बायो कौन पढ़ेगा। बायो कौन पढ़ेगा, दोहरा निषेचन, हाँ इसको दोहरा निषेचन बोलते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। चलो आगे चला जाए। यस मैम। चलो आगे चलते हैं,
अच्छा, ये हमारा फूल है, ये हमारा फूल है, इसमें हमको क्या समझ लेना है? मैम यहाँ पे बड़े भैया आए हुए हैं। कौन से बड़े भैया आ गए? आगे चलिए मैम। मैम तो आगे चली रही हैं, लेकिन तुम लोग आगे नहीं जा रहे हो, न शेयर कर रहे हो, न लाइक कर रहे हो, न सब्सक्राइब कर रहे हो। ठीक है। दीदी भी एक है 12th वाली, बढ़िया तो है। देखो, इसमें तुमको क्या याद रखना है? ये वाला जो पार्ट तुमको दिखाई दे रहा है, ये वाला कैसे दिखाए जी? रुको, करिया रंग से दिखाते हैं। करिया रंग तुम लोग को दिखाई देगा वहां तक। नीला से दिखाते हैं, नीला। देखो, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला क्या है? ये वाला है अंडाशय, है ना? ये क्या है? ये है जायांग। ये क्या है? ये है जायांग। और ये वाला मैम ये वाला जो ऐसे ऐसे बने हुए हैं बढ़िया तरीके से, ये क्या कहलाएंगे? ये वाले फूल वाले जो हम लोग ऐसा बनाते हैं, ये क्या कहलाते हैं? ये तुम्हारा कहलाएगा पुमंग। ठीक है, ये क्या कहलाएगा जी? ये कहलाएगा पुमंग। ये जो तुमको रंग बिरंगी दिख रही हैं पंखुड़ियां, है ना? ये जो तुमको रंग बिरंगी पंखुड़ियां दिख रही हैं, बताओ ये क्या कहलाएंगी? बताओ, रंग बिरंगी पंखुड़ियों को हम क्या कहते हैं? मैम दल कहते हैं, है ना? दल कहलाता है। वैसे तो इसको हम दल कहते हैं। एक रहता तो हम दल कह देते, एक रहता तो दल कह देते, लेकिन एक ही पंखुड़ी नहीं है। एक देखिए यहाँ पर भी है, एक पंखुड़ी यहाँ है, दूसरी वाली यहाँ है, तीसरी वाली यहाँ है, चौथी पांचवी छठवीं भी होगी, क्योंकि हम तो ऐसे देख रहे हैं, इस तरीके से और ज्यादा होंगी। तो जब ये ज्यादा मात्रा में हो जाती है, तब हम इसको कह देते हैं दल पुंज। ठीक है, क्या कह देंगे? इसको कह देंगे दल पुंज। अच्छा, ये जो नीचे वाला ग्रीन वाला है, ये क्या कहलाएगा? ये ग्रीन वाला जो नीचे वाला कली अवस्था में सुरक्षा प्रदान कर रहा था, इसको हम लोग कहते हैं बाह्य दल। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है बाह्य दल। लेकिन मैम एक ही नहीं है, एक यहाँ भी है, दूसरा यहाँ भी है, तो इसको हम कह देंगे बाह्य दल पुंज। ठीक है, एक ही में लिखना, एक ही में लिखना, बाह्य दल पुंज कहलाएगा। यहाँ पे तुम आराम से देख सकते हो। ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। मैम सब चैटिंग कर रहे हैं सब लोग। चलो, इसमें ये भी याद रखना, जैसे जब तुम इसको बनाए हो ना, ये वाला स्ट्रक्चर बेटा, ठीक है, जैसे तुमने यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर ऐसे बनाया हुआ था, ये तुम्हारा कहलाता है वर्तिकाग्र। सबसे ऊपरी वाला चिपचिपा भाग वर्तिकाग्र कहलाएगा, जिसमें परागकण आकर के गिर जाएंगे। नीचे वाला जो नली की तरह ऐसा रहेगा, इसको हम वर्तिका कहते हैं, जो नली होती है, जो कि अंडाशय तक पहुंचेगी। और लास्ट वाला तो अंडाशय है, जहां पे निषेचन की प्रक्रिया होगा। ठीक है, ये तुम्हारा चिपचिपा वाला स्थान रहता है, जहाँ पे परागकण जब आते हैं तो वो चिपक जाते हैं। वर्तिका तुम्हारी एक नली जैसी होती है, जो कि अंडाशय तक लेकर के जाएगी। ठीक है। चलो, तुम लोग क्लास 10th में क्यों पढ़ रहे हो? अरे जो 10th में होगा वो 10th का ही तो पढ़ेगा ना, वो 12th में कैसे चला जाएगा? हाँ, जो 10th का होगा वो 10th में ही तो पढ़ेगा। देखो, ये वाला जो पार्ट है, इसको हम लोग कहेंगे पराग कोश। ये क्या है? ये तुम्हारा पराग कोश है, जो कि क्या करेगा? पराग कणों का निर्माण करेगा। इसी में पराग कण होते हैं। ठीक है। चलो,
आगे चलते हैं, समझ में आ गया तो अब हम लोग केवल पढ़ने का काम करेंगे, ठीक है। मैम ने तुम लोग को बहुत समझा दिया, अब तुम लोग पढ़ने का काम करोगे। सबसे पहले पुष्प की संरचना के बारे में देखेंगे, जो कि हमने आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझा दिया है। एक फूल, एक फ्लावर क्या होता है, ये किसी भी पुष्पीय पादप, पुष्पीय पादप का क्या मतलब है कि मैम उसमें पुष्प पाए जाएंगे। सबसे सुंदर और सबसे महत्वपूर्ण भाग होगा, सुंदर तो हम आंखों से भी देखते हैं कि बहुत ज्यादा सुंदर लगता है, लेकिन महत्वपूर्ण भाग कैसे हुआ, क्योंकि ये पौधे का जननांग होता है। महत्वपूर्ण होने का ये मतलब है कि ये जननांग होता है ना बेटा, क्योंकि ये पौधे का प्रजनन अंग यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, और जो जननांग होगा वो तो इंपॉर्टेंट होगा ही, है ना। हेलो मैम, बात सुनिएगा, नहीं बोल दीजिएगा, नहीं बोल रही हैं मैम, क्या हुआ मैम, एक बात पूछना है, बोलो क्या पूछना है, क्या पूछना है, क्या पूछना है, बोलो। क्या नाम है, राधा प्रेमी एक्टर, बताओ राधा प्रेमी क्या पूछना है, मैम जरूर से बताएंगी, है ना, मैम क्यों नहीं बताएंगी। प्लांट के 4 मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया था बेटा। सबसे पहला बाह्य दल पुंज, यानी कि इसको हम सेपल्स बोलते हैं, कैल्विक्स बोला जाएगा। ये क्या होता है मैम, ये होता क्या है, तो ये फूल के सबसे नीचे स्थित हरे रंग की पत्ती जैसी संरचना होगी। देखे थे ना ऐसे, सबसे नीचे ऐसे था, सबसे नीचे ऐसे था। ये फूल कली के रूप में जब होता है तो उसे चारों तरफ से ढक करके रखता है और सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें एक और ऐड कर लेना, ढक करके रखता है और सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है, ढक करके रखता है और सुरक्षा प्रदान करता है ना। हाय, हेलो हेलो हेलो। मैम यहाँ बाबू सोना चल रहा है, हाँ 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 चलेगा ही, क्या है कि एक वक्त तक ये चीजें बड़ी अच्छी लगती हैं और उस वक्त के बाद अच्छा नहीं लगता, तो जी लो तुम लोग वो अपनी जिंदगी, हम भी कहेंगे जा जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। क्योंकि जब तक ठोकर नहीं खाए रहोगे, मैम कितनों समझा देंगी तुम नहीं समझने वाले, इसीलिए बेहतर यही है कि तुम खुद से ही समझ जाओ। चलो ये समझ में आ गया। ये कौन सा काम करता है, तो ये कली की अवस्था में फूल के आंतरिक भागों को धूप से, बारिश से और कीड़ों से सुरक्षा प्रदान करता है। हरे रंग का होने के कारण ये प्रकाश संश्लेषण भी करता है बेटा, हरे रंग का होने के कारण ये प्रकाश संश्लेषण भी करता है। आप तुम लोग बोलोगे मैम प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, राइट मैम, सही बोली मैम, हाँ। मैम बोर्ड के पेपर में हम यही लिखेंगे, हाँ यही लिख करके आना ही। जानते हो टीचर कितनों समझाए बच्चे नहीं समझते हैं, जब तक कि वो खुद ही उस चीजों को नहीं फील किए रहेंगे, है ना। अंतिम में जब तुम लोग ठोकर होकर खा लोगे तो कौन सा गाना गाओगे, बताएं बताए बताए, ऐसे कहोगे तुम लोग, ऐसे कहोगे। देखो, आसान लग रहा है सफर देखने में, पर है ना, अगर तुम लोग जानते रहोगे तो कहोगे ऐसे, दुनिया समझ रही है कि चमक गया हूं मैं,
पर दिल ही जानता है कितना थक गया हूँ मैं। आसान लग रहा है सफर देखने में, पर आसान लग रहा है सफर देखने में, पर दीवानगी की आखिरी हद तक गया हूँ मैं। समझे? तुम लोग यही गाते फिरोगे है ना, लेकिन फिर भी क्या ही कहे। वाह 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 वाह। कि टीचर हूं मैं साइंस की और शायराना अंदाज है, कि टीचर हूं मैं साइंस की और शायराना अंदाज है। मेरे हर एक गाने, हर एक शायरी और हर एक बात पर मेरे स्टूडेंट कहते हैं वाह वाह मैम, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। है ना? चलो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं ना। क्या बात है मैम, हाँ क्या बात है, क्या बात है, आगे चला जाए। देखो, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं यानी कि जो फूल वाले पौधे होते हैं, उनमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के मिलने से नए पौधे या फिर बीज बनने की प्रक्रिया होती है। जिन पौधों में बेटा फूल खिलते हैं यानी कि जिन्हें हम एंजियोस्पर्म या फिर आवृत बीजी कहते हैं, यदि कोई तुमसे पूछेगा कि आवृत बीजी किसे कहते हैं, तो तुम बताओगे कि जिनमें जिनमें फूल खिलता है। ठीक है, जिन पौधों में फूल खिलता है, फूल उनका प्रजनन अंग होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, और इसी फूल के जरिए पौधे अपने जैसे नए पौधे को तैयार कर लेते हैं। ठीक है, वाह मैम, हाँ अब तो तुम लोग को अच्छा लगेगा ही, है ना? वाह मैम। अच्छा, हम तुम लोग को भुलवा दिए, तुम लोग हमको यार, तुम लोग बहुत ना, तुम लोग भुलक्कड़ हो, हम भुलक्कड़ नहीं है, तुम लोग हमको भुलवा दिए। हम जा रहे थे बताने प्रकाश संश्लेषण के बारे में। किसके बारे में? फोटोसिंथेसिस के बारे में, क्योंकि हरे रंग की पत्तियां प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती हैं, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोला जाता है? फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। मैम ये क्या होता है? तो चलिए मैम आपको इसके बारे में जानकारी देने का कार्य करती हैं कि प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस क्या होता है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की बात बेटा कुछ इस तरीके से है कि जो हरे पौधे होते हैं ना, है ना, चलो मैं एक आर्टिस्ट हूँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आर्टिस्ट हो, बहुत अच्छी बात है। देखो, जो हरे पौधे होते हैं बेटा, हरे पौधे, हरे पौधे सूर्य से सूर्य का प्रकाश लेकर, हरे पौधे सूर्य से सूर्य का प्रकाश लेकर, है ना, सूर्य का प्रकाश यानी कि समझ रहे हो, सनलाइट लेकर। ठीक है, सनलाइट, सूर्य से सूर्य का प्रकाश लेकर वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर, वायुमंडल से किसको लेते हैं? तो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जिसको ऐसे शॉर्ट फॉर्म में हम लिख देते हैं CO2 लेकर, जड़ों से जल एवं खनिज लवणों को लेकर, जड़ों से जल एवं खनिज लवणों को लेकर हरे पत्तियों में क्लोरोफिल की उपस्थिति में एक सवाल पूछे मैम, प्लीज पूछो। हरे पत्तियों में
क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन निर्माण का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? भोजन निर्माण का कार्य करते हैं। यही प्रक्रिया, क्या कहोगे? यही प्रक्रिया तुम्हारी क्या कहलाएगी? यही प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण। यही प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस। यही प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस कहलाती है। ठीक है, बताओ, इतनी बात तुम लोग को समझ में आ गई? ये क्या कहलाती है? हमारे भारत में सही लोग का साथ दिया जाता है कि नहीं? इतनी भी सच्चाई नहीं पूछनी होती है ना? ध्यान रखो, यदि तुम सत्य हो, कोई तुम्हारा साथ नहीं भी दे रहा है, फिर भी तुम सबसे आगे रहोगे और आने वाले समय में लोग ये जरूर समझ जाएंगे कि तुम सही थे। लेकिन ऐसे मौके पे तो कोई साथ नहीं देने वाला। लव यू एवरीवन। चलो बोर्ड बेटा हमसे गुस्सा गया है ना? बोर्ड हमसे गुस्सा गया है। ये बार बार बिगड़ जा रहा है ना? हम इसको कितना ही मनाए, हम इसको कितना मनाए, हम इसको कितना मनाए, लेकिन ये गुस्सा जा रहा है हमसे। ठीक है, ये हमसे गुस्सा जा रहा है, लेकिन तुम लोग समझ गए हो, समझ गए हो तो हम आगे चलते हैं। ध्यान रखना, ये जो हरे हरे प्लांट होंगे, ये जो हरे हरे प्लांट होंगे, ये हमारे सूरज जो मामा है, यहाँ से सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे, जड़ों से जल एवं खनिज लवणों को अवशोषित कर लेंगे, वायुमंडल से CO2, ये जो वायुमंडल है CO2 ले लिए, जड़ से H2O ले लिए, सन से सनलाइट ले लिए, और क्लोरोफिल तो पहले से पत्ती में प्रेजेंट था, भोजन निर्माण कर लिए। प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहला गई। ठीक है, चलो आगे चलते हैं ना, आगे चलते हैं। फूल के देखो 4 भाग होते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि कौन कौन से मेन पार्ट होंगे। तो फूल के 2 सबसे ज्यादा मुख्य भाग होंगे जो कि जनन में भाग लेंगे। हम सहायक नहीं, आवश्यक अंगों की बात कर रहे हैं। सहायक अंग में हमारा बाह्य दलपुंज था। देखो ये हमारे सहायक अंग थे। कौन कौन से सहायक अंगों में बेटा कौन कौन सा था? सबसे पहला तुम्हारा बाह्य दलपुंज था, है ना? सहायक अंगों में मैम हमारा बाह्य दलपुंज था और दलपुंज था, बाह्य दलपुंज था और आवश्यक अंगों में ये तो सहायक अंग था। आवश्यक अंगों की बात करें तो आवश्यक अंग में हमारा पुमंग और जायांग था, और यही इंपॉर्टेंट था, तो यहाँ पे हमको यही पुमंग और जायांग के बारे में लिखा हुआ है। ये दोनों जनन के लिए बहुत जरूरी हैं, ऊपर वाले बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, ऊपर वाले बहुत ज्यादा नहीं है। चलो हाँ, तो पुंकेसर की बात करें यानी कि स्टेमन, ये नर भाग होता है, इसमें परागकण बनेंगे जो कि एक तरीके से नर युग्मक है
परागकण क्या होता है? नर युग्मक होता है। अच्छा, स्त्री केसर यानी कि पिस्टिल या कार्पल, तो ये मादा भाग होता है। इसके निचले हिस्से अंडाशय में बीजांड होता है जिसे कि मादा युग्मक कहते हैं, वो हमारा मादा युग्मक कहलाता है। ठीक है, ये तुम लोग एक का कमेंट में बार बार न भेजा करो जी, एक ही कमेंट बार बार न भेजा करो, नहीं तो बहुत मार मारेंगे, समझे? तुम लोगों को समझ उमझ में नहीं आता है, एक का कमेंट बार बार भेजते हो। चलो अच्छा, आगे देखा जाए। हाँ, इसके बाद दलपुंज के बारे में हम देखें। दलपुंज क्या होता है? पहले तो बाह्य दलपुंज रहेगा ना बेटा, पहले तो बाह्य दलपुंज रहेगा तब ना दलपुंज आएगा जी। बाह्य दलपुंज गया कहाँ पे? चलो, हमने तुम लोग को बढ़िया से समझा दिया है ना, बढ़िया से समझा दिया। मैम थोड़ा सा पानी पी लीजिए। वाह, कितने अच्छे हो तुम लोग, हद से ज्यादा अच्छे हो, बहुत ज्यादा अच्छे हो तुम लोग, बहुत ज्यादा अच्छे हो। इसीलिए मैं तुम लोग का ऐसे नजर उतार लेती हूँ, तुम लोग इतने ज्यादा अच्छे हो, है ना? मैम पानी पी लीजिए। चलो हम लोग देखते हैं दलपुंज के बारे में। दलपुंज क्या होता है? तो ये फूल की रंगीन और चमकदार वाली पंखुड़ियां होती हैं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था। अलग अलग फूलों में इनका रंग और खुशबू अलग अलग होती है, जैसे कि गुलाब में लाल रंग का होगा, गेंदे में पीले रंग का होगा। मैम इसका कार्य क्या होता है? तो इसका मुख्य कार्य होता है ये अपनी सुंदरता एवं सुगंध से कीटों, जैसे कीट में क्या है, जैसे मधुमक्खियां तितलियां हैं, इनको अपनी ओर आकर्षित करने का काम करती है। मैम क्यों आकर्षित करती हैं? ताकि जो परागण पॉलिनेशन की प्रोसेस है वो आराम से हो पाए। यदि नर युग्मक बोलेगा हम मादा युग्मक तुम्हारी तरफ आकर्षित नहीं हो रहे हैं, हम नहीं जाएंगे, अट्रैक्शन नहीं होगा, विकर्षण होने लगेगा, है ना, तो फिर तो भैया जनन की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए परागण के लिए ये ऐसे होते हैं, लुभाने का काम करेंगे। ठीक है, पुमंग पुंकेसर की बात की जाए, ये क्या होता है? तो ये पुष्प का नर जनन भाग यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इसके दो हिस्से होते हैं, पहला परागकोश होता है, दूसरा तंतु यानी कि फिलामेंट होता है। तो ये ऊपर का फूला हुआ हिस्सा होता है जिसके अंदर परागकण बनते हैं। इस तरीके से फूला हुआ थान है, ऐसे इसमें परागकण बनते हैं। तो ये तुम्हारा परागकोश है। ये क्या है? ये है हमारा परागकोश। तंतु क्या होगा? ये पतली डंठी होगी जो कि परागकोश को सहारा देने का काम करेगी, ये पतली वाली डंठी। इसका कार्य क्या होता है? ये पराग कणों का निर्माण करती है जो कि निषेचन के लिए जरूरी होते हैं, मिला जुला करके नर युग्मक का निर्माण करती है। ठीक है, नर युग्मक का निर्माण करती है। चलो आगे चला जाए, आगे चलते हैं, अगला देखते हैं मैम जायांग यानी कि स्त्री केसर, गैनोसियम, पिस्टिल और कार्पल के बारे में। ये क्या होता है? तो ये पुष्प के बिल्कुल केंद्र में स्थित मादा जनन भाग होता है, बिल्कुल केंद्र में स्थित मादा जनन भाग, ये वाला केंद्र में स्थित मादा जनन भाग होगा। ये सुराही जैसी आकृति का होगा। देखो ये सुराही मतीन है ना, बताओ ये सुराही मतीन ऐसे है ना, सुराही मतीन बताओ। इसके तीन भाग होंगे, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। वर्तिकाग्र क्या होगा? सबसे ऊपरी चिपचिपा, ये वाला सबसे ऊपर का चिपचिपा भाग होता है जिसपे परागकण आकर के चिपक जाते हैं। ठीक है
तुम लोग कमेंट में क्या क्या भेज रहे हो? हाँ, इग्नोर करने की हद होती है, तुम लोग हद से आगे ना जाओ, नहीं तो फिर मैम अपना तीसरा खोल देंगी, ठीक है? हाँ, तुम लोग ऐसे हद में रह करके थोड़ी बात वोत किया करो। यस मैम, बहुत मार मारेंगे हम ना। हम कल से ऐसे लगवा देंगे, सब्सक्राइबर मोड ओनली, यानी कि केवल वही कमेंट कर पाएगा जो कि सब्सक्राइब किया होगा। तो आधे लोग तो खुद ही ऐसे ही भाग जाओगे, जो आके तुम लोग मजा लेते हो ना, आधे लोग तो ऐसे ही भाग जाओगे, खाली हमारे पास पढ़ने वाले बच्चे होंगे। ठीक है जी मैम, समझ गए? इतनी इतनी जल्दी समझ गए? समझदार को इशारा काफी होता है। अच्छा, वर्तिका स्टाइल क्या काम करता है? तो ये लंबी नली होती है जो कि वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़ने का काम करेगी। ये वर्तिकाग्र है, ये अंडाशय है, बीच में ये हमारा वर्तिका जोड़ करके रखा हुआ है। अंडाशय क्या होगा? ये सबसे नीचे का फूला हुआ मुख्य भाग होगा, ये वाला अंडाशय फूला हुआ मुख्य भाग। इसके अंदर बीजांड ओव्यूल होंगे जिनमें मादा युग्मक बनेगा, इसी में तुम्हारा मादा युग्मक रहेगा। अब हम इसको मिटा देते हैं, तुम लोग देख लो एकदम बढ़िया से। ऊपरी वाला ये भाग हमारा वर्तिकाग्र है जिसमें तुम्हारा आ करके नर युग्मक चिपक जाएगा, ठीक है जी मैम। नीचे वर्तिकाग्र और अंडाशय को वर्तिका नली जोड़ने का काम करेगी। अंडाशय में मादा युग्मक का निर्माण होगा। सबसे ऊपर आप मेल वाले की बात करोगे तो परागकोश होगा जिसमें परागकण बनेगा, और नीचे वाला तुम्हारा ये पूतंतु कहलाएगा। दोनों हमारा पुंकेसर कहलाते हैं। ये जो तुम्हारी पंखुड़ियां हैं ये दल कहलाएंगी। हरे रंग का बाहर वाला बाह्य दल कहलाएगा, और ये बीच में अंड यानी अंड कोशिका कह देंगे, और ये पुष्प का चित्र हो गया, ठीक है मैम। काली माता का रूप ले लीजिए, काली माता का रूप ले ले। जी मैम, चलो आगे चलते हैं। आगे जो पुष्पीय पादप होते हैं उनमें लैंगिक जनन के 3 मुख्य चरण होंगे। पहले चरण में निषेचन से पहले कुछ घटनाएं होंगी। निषेचन होने से पहले पौधों में तैयारी चलेगी, है ना? पहले तैयारी होगा तब ना निषेचन होगा जी, ऐसे ही तुरंत अचानक से हो नहीं जाएगा। गैमिटोजिनेसिस यानी युग्मक जनन होगा। जब तक मादा युग्मक नर युग्मक नहीं तैयार होंगे तब तक निषेचन हो ही नहीं सकता। तो फूल के नर भाग में परागकण बनेगा और मादा भाग में अंडाशय, ठीक है? अंडाशय के अंदर बीजांड तैयार होगा, है ना? चलो, परागण होगा। सबसे जरूरी घटना होता है परागकण हवा पानी तितली या मधुमक्खी के जरिए नर भाग से निकलकर मादा भाग के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाएंगे। देखो, परागण पहले होगा, निषेचन बाद में होगा। परागण मतलब यहाँ से उठे वर्तिकाग्र से, पराग कोश से उठे वर्तिकाग्र पे जाकर के गिर गए, परागण कहला गया। अब जब दोनों मिल जाएंगे तो निषेचन की प्रक्रिया हो जाएगी, ठीक है? यस मैम, हाँ चलो चलो, ये सबसे जरूरी घटना होगी जिसमें परागकण हवा पानी तितली या मधुमक्खी के जरिए नर भाग से निकलकर मादा भाग के वर्तिकाग्र तक पहुंचेंगे। पहला होता है स्वपरागण, दूसरा परपरागण। समझ में आया? मैम आप कैसे हो? मैं अच्छी हूँ। हाल ना पूछो मुझ बेहाल का, कैसे मैं बताऊं मेरा हाल। है ना? तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहे। तुम लोग से मिलके मेरा हाल बहुत अच्छा हो जाता है। देखो, जो परागकण है उसके पास पैर तो है नहीं,
कि चलो चलो मेरे पास पैर है, मैं उठता हूँ, जा करके चला जाता हूँ। अब उसको कोई दूसरा ही लेकर के जाएगा ना, या तो वो स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन के जरिए, मान लो हवा से उड़ करके चला गया, पानी में तैर करके चला गया, तितली आई बैठी, तितली को बढ़िया लग रहा था, रंग बिरंगी पंखुड़ियां, दूसरे पे जाके बैठ गई, उसके पैर में परागकण यहाँ से चिपके वहां जा करके रख दी। मान लो मधुमक्खी के जरिए चला गया, स्वपरागण अपने में से निकल के अपने ही फूल के वर्तिकाग्र पर गिर गया तो स्वपरागण हो गया। परपरागण में क्या होगा, किसी दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंच करके गिर जाएगा। ठीक है चलो चलो आगे चलते हैं आगे। अच्छा, एग्जाम में पूछा जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो, स्वपरागण परपरागण में क्या अंतर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो, स्वपरागण परपरागण में क्या अंतर होगा। तो कैसे बताओगे, तो कैसे बताओगे। जो स्वपरागण होता है ये एक ही पुष्प या एक ही पादप के दो पुष्पों के बीच कायिक जनन द्वारा तैयार अन्य पादप के पुष्पों में होगा। परपरागण में एक ही जाति के लैंगिक प्रजनन द्वारा तैयार दो भिन्न पादपों के पुष्पों के मध्य होता है। अच्छा, पुष्प दो प्रकार के, एक लिंगी पुष्प, द्विलिंगी पुष्प। ठीक है, पुष्प कितना प्रकार के, पुष्प को दो भागों में बांटते हैं। कितना प्रकार के बेटा, पुष्प को दो भागों में बांटेंगे। एक होगा तुम्हारा एक लिंगी और दूसरा होगा द्विलिंगी। एक लिंगी, दूसरा होगा तुम्हारा द्विलिंगी, है ना। एक होगा एक लिंगी, दूसरा होगा तुम्हारा द्विलिंगी। अच्छा, स्वपरागण में द्विलिंगी होना जरूरी होता है। मैम द्विलिंगी का क्या मतलब होता है, यहाँ पे लिख लो द्विलिंगी, यानी कि स्वपरागण में काम में आता है ना। और एक लिंगी परपरागण में, इसमें देखो एक लिंगी द्विलिंगी दोनों हो सकते हैं, परपरागण में दोनों हो सकते हैं, बट स्वपरागण में द्विलिंगी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब है कि ऐसे पुष्प जिसमें नर एवं मादा दोनों पाए जाएंगे, है ना। देखो द्विलिंगी का क्या मतलब है, तो ऐसे पुष्प जिसमें नर एवं मादा दोनों भाग पाए जाएंगे, ये तुम्हारा द्विलिंगी कहलाते हैं। जिसमें नर एवं मादा, जिसमें नर एवं मादा दोनों भाग पाए जाते हैं। ठीक है, नर एवं मादा दोनों भाग पाए जाते हैं, तो ये तुम्हारा कहलाता है द्विलिंगी पुष्प, है ना। एक लिंगी क्या कहलाएगा, तो ऐसे पुष्प ऐसे पुष्प जिसमें जिसमें या तो नर या तो मादा पाया जाएगा। ठीक है, या तो नर या तो मादा पाया जाएगा, तो ये होता है तुम्हारा एक लिंगी। एक लिंगी मतलब या तो मैम नर होगा या तो मादा होगा। द्विलिंगी मतलब नर मादा दोनों रहेंगे। ठीक है, यस मैम। मैम अगर आपकी तरह पढ़ाने वाले सारे टीचर हो जाएं तो एग्जाम में कोई फेल नहीं होगा। अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद। नाम तो विलन रखे हो अपना, लेकिन हम कुछ तुम्हारा अच्छा सा नाम रख देते। विलन कैसा नाम रख लिए हो, जो भी है ठीक है, बढ़िया है, अच्छा है। एग्जाम में तो फेल नहीं होने वाले, तुम एग्जाम में नहीं फेल होगे, है ना। अब फेल कौन करेगा जी, तुम लोग इतना पढ़ते लिखते हो, फेल कौन कर देगा। चलो अच्छा, देखो स्वपरागण में द्विलिंगी जरूरी है। जब नर मादा दोनों रहेंगे तब ना एक में से एक में गिरेगा। अब खाली नर अकेले बैठा है, बगल में मादा है ही नहीं, तो गिरेगा कहाँ।
है ना, मादा रहना जरूरी है, तो द्विलिंगी जरूरी होता है, यानी कि नर प्लस मादा दोनों रहना जरूरी हो जाता है। इसमें पुष्प द्विलिंगी हो जाएंगे, एक लिंगी हो जाएंगे, नर व मादा पुष्प अलग अलग पादप में भी हो जाएंगे। पर परागण में क्या होगा, नर खड़ा है, बगल में मादा है, तुम नहीं पसंद हो जी, हमको दूसरे घर का पसंद है, तुम्हारे पास नहीं आएंगे, दूसरे के पास जाएंगे, तो वो अपने मादा पे न जाकर के दूसरे के मादा पे चला जाएगा, तो क्या कहलाएगा, घर वाली नहीं पसंद है, बाहर वाली पसंद आ जाएगी। तो पर परागण में एक लिंगी भी हो सकता है कि चलो घरों में एक है, बहरों है, मान लो अगर घर पे नहीं है तब तो बाहर जाना ही जाना है, तो वो तुम्हारा पर परागण हो जाएगा। ठीक है, बताओ समझ में आया। चलो, इसमें पुष्प द्विलिंगी भी हो जाएंगे, एक लिंगी भी हो जाएंगे, नर एवं मादा पुष्प अलग अलग पादप में भी हो जाएंगे। स्वपरागण के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होगी। अब हमको यही से यही जाना है तो कोई हमको ले करके जाएगा, यहाँ से यहाँ जाना है तो ऐसे चले गए, हमको साइकिल, गाड़ी, रिक्शा, कार, ट्रक कुछ नहीं जाना पड़ा, लेकिन यहाँ से वहां जाना पड़ता, दूर जाना पड़ता, तो हमको कार, बस, ट्रक, पता नहीं बहुत ज्यादा दूर जाना होता तो दूसरा भी चाहिए होता है ना जी मैम। तो इसमें परागकण को अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने के लिए बाहरी माध्यम जैसे कि जल, वायु, कीट, पक्षी आदि की आवश्यकता होगी। अब पता नहीं कहाँ जाना है दूसरे जगह, तो कोई उठा के ले जाएगा तभी ना जी, ऐसे तो जा ही नहीं पाएगा। स्वपरागण पुष्पों में समकाल परिपक्वता पाई जाएगी, अर्थात परागकोश वर्तिकाग्र एक ही समय पे परिपक्व हो जाएंगे, जैसे कि सदाबहार मूंगफली में होता है। जस्ट इसका अपोजिट कर दोगे पर परागण में, तो पुष्पों में भिन्न काल परिपक्वता पाई जाएगी, अर्थात पुष्प का परागकोश और वर्तिकाग्र अलग अलग समय पर परिपक्व होंगे, जैसे सूरजमुखी और गेंदा। ठीक है, हाय, हेलो श्रवण, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आगे चला जाए। हाय मैम, हाय, हेलो 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 हेलो। आगे चलते हैं। देखो, अच्छा पहले तो निषेचन पूर्व घटनाएं हो गई, नर युग्मक बन गया, मादा युग्मक बन गया, परागण की प्रक्रिया हो गई। अब दूसरे में निषेचन की प्रक्रिया होगी, तो जब परागकण सही सही वर्तिकाग्र पर एकदम बढ़िया अपने निश्चित जगह पर पहुंच गया, तब जाकर के असली मिलाप यानी कि निषेचन का प्रोसेस हो जाएगा। पराग नलिका का बनना, वर्तिकाग्र पर जैसे ही परागकण अंकुरित होगा एक पतली नली बना लेगा, और ये नली वर्तिका से होते हुए नीचे अंडाशय तक पहुंच जाएगी। ठीक है। चलो मैम सुन तो लो, सुना तो दीजिए। चलो, द्विनिषेचन क्या होता है मैंने अभी आपको बता दिया। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है तो याद रखना है। एक नर युग्मक एक के साथ में मिल गया, अंड कोशिका के साथ में युग्मनज का निर्माण कर लिया। दूसरा वाला एक नहीं दूठे कोशिका के साथ मिल गया, है ना, अब भ्रूणकोश का निर्माण कर लिया। ठीक है, चलो ये कहलाएगा दोहरा निषेचन। तो आवृत बीजी पौधों में एक अनोखी घटना होगी जिसे कि द्विनिषेचन कहेंगे। कौन सी घटना, पराग नलिका से दो नर युग्मक अंदर जाएंगे, पहला नर युग्मक मादा अंड कोशिका के साथ मिलकर के युग्मनज का निर्माण कर लेगा जो कि आगे चल करके भ्रूण इम्ब्रियो नन्हे से पौधे को बना लेगा। अब पौधा बन तो गया, इंसानों की बात करते तो मैम प्लेजेंटा के द्वारा उसको खाना पीना बढ़िया से माता के गर्भ में मिल जाता, लेकिन पौधे में कहाँ से मिलेगा। तो एक तो प्लांट को बना लिया, दूसरा नर युग्मक बीच में मौजूद दो ध्रुवीय केंद्रकों से मिलकर के भ्रूणपोष का निर्माण कर लेगा, जो बढ़ते हुए बच्चे यानी कि भ्रूण को खाना देने का काम करेगा। ठीक है, बताओ मैम आपका 10th में कितना % आया था?
मैम आप नाराज है क्या मुझसे? नहीं नहीं, हम तुम लोग से नाराज क्यों होंगे? हाँ, अपनों से कोई नाराज होता है क्या? बताओ, हम तुमसे नाराज होकर के कहाँ जाएंगे? हाँ, हम कहीं नहीं जा सकते। मैंने तुम लोग को बताया था, है ना? क्या बताया था कि मैं 4 बार फेल हो गई थी 10 में, 5वीं बार इस साल होंगी और 6वीं बार अगले साल होंगी। 2000 कितना में जी, 27 में पढ़ेंगे तो 28 में परीक्षा देंगे। कैसे तुम लोग 26 में पढ़े हो तो 27 में पेपर दोगे? मैम थोड़ा पानी पी लीजिए। हाँ, पता नहीं यार, तुम लोग नहीं होते तो मेरा क्या होता, बच्चे मेरे इतना ख्याल रखते हैं। मैम पानी पी लीजिए। सो स्वीट है मैम। चलो आगे चलते हैं। बहकाते बहुत हो तुम लोग, बहुत बहकाते हो। दूसरा हो गया है ना, तुम लोग देखो, समझ नहीं रहे हो, फालतू फालतू कमेंट कर रहे हो, बहुत ज्यादा मारेंगे, है ना? बहुत मार मारेंगे, तुम लोग समझ नहीं रहे हो। तीसरे चरण में क्या होगा? निषेचन पश्च घटनाएं होंगी, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होंगे। तो निषेचन होने के बाद फूल में बड़े बड़े बदलाव आएंगे। कौन से बदलाव आएंगे? फूल की पंखुड़ियां एवं बाह्य दल सूख करके झड़ जाएंगे और अंदर विकास प्रारंभ हो जाएगा। भ्रूण का विकास होगा, युग्मनज धीरे धीरे विकसित होकर के एक नन्हे पौधे यानी कि भ्रूण में बदल जाएगा, उसमें बीज बन जाएगा। पहले छोटा था, देखो अब बड़ा हो रहा है। अंडाशय के अंदर जो बीजांड था वो अब एक कड़े आवरण में बदल जाएगा, जिसे हम बीज कहेंगे। फल बनेगा, जो पूरा अंडाशय था वो पक करके रसीला या फिर कठोर फल बन जाएगा। जैसे कि जो रसीले रसीले आम तुम लोग खाते हो, है ना? आम से मटर की फली, ठीक है ना? वो बन जाएगा। मैम सरासर झूठ बोल रही है। अरे मैंने क्या झूठ बोला? मैंने झूठ नहीं बोला, है ना? नेक्स्ट देखो, भ्रूण और बीज में अंतर क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछ लेगा तो बता देना। निषेचन के पश्चात बने युग्मनज से भ्रूण का विकास होता है और निषेचन के पश्चात बीजांड से बीज का विकास होगा। भ्रूण वास्तव में बीज का ही अंश होता है और बीज के अंदर ही सुरक्षित रहता है। बीज भ्रूण का अंश नहीं होता भैया, या तो हम ही तुम्हारे अंदर या तो तुम ही हमारे अंदर रह लोगे। ये एक स्वतंत्र रचना होती है जो कि फल के अंदर रहती है। बीज उस तो तुम लोग जानते हो ना जी, अंदर रहता है फल के, ठीक है? चलो, भ्रूण के अंदर कोई अन्य संरचना नहीं होगी, लेकिन बीज, इसमें पराग कणों को अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने के लिए बाहरी माध्यम जैसे कि जलवायु, कीट, पक्षी आदि की आवश्यकता हो जाएगी। भ्रूण बीज के अंदर सक्रिय रहेगा। बीज के अंकुरण से नए पादप का निर्माण होगा, है ना? चलो आगे चला जाए, आगे चलते हैं हम लोग। आगे देखते हैं कि परागण और निषेचन में क्या अंतर होता है, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैम आप यूपी बोर्ड वालों को पढ़ाती हैं, बिहार बोर्ड वालों को? पढ़ाते तो हम यूपी बोर्ड वालों को हैं, लेकिन अगर तुम पढ़ना चाहो, सिलेबस मैच करे तो तुम वो भी पढ़ सकते हो, बिहार बोर्ड वाले भी। देखो, परागकोश में बने परागकण समान जाति के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण परागण कहलाएगा, जबकि नर एवं मादा युग्मकों का मिलना निषेचन कहलाएगा। अच्छा, परागकण के लिए बाहरी माध्यम जैसे वायु, जल, कीट एवं जंतु की आवश्यकता होगी, जबकि निषेचन के लिए हमें कोई जरूरी नहीं है ना? निषेचन के लिए बिल्कुल आवश्यकता नहीं है किसी भी चीज की। मैम ये लोग पढ़ने वाले नहीं है तो क्या करने वाले हैं?
परागण एक बाहरी एवं भौतिक प्रक्रिया होती है, जबकि निषेचन एक आंतरिक एवं जैविक प्रक्रिया होती है। परागण के लिए किसी भी पूर्व क्रिया की आवश्यकता नहीं पड़ती और निषेचन के लिए पहले परागण होना जरूरी है। अरे मिलोगे तभी, जब गए रहोगे पास में तब तो, है ना। परागण कैसे मिलेगा, बताओ बताओ, परागकण कैसे मिलेगा अंड कोशिका से, जब गया रहेगा तो जानने को क्या कहेंगे, परागण कहेंगे। ठीक है, आगे चले। चलो, गुड इवनिंग दीदी, हाय, हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। रजीत कुमार, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, पादपों में जो लैंगिक जनन होता है इसके कुछ मुख्य लाभ होते हैं। मैंने तुमको बोला था ना, अलैंगिक जनन में तो एकदम सेम टू सेम संतान उत्पन्न हो जाएगा, लेकिन लैंगिक जनन में जो संतान होगा उसमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ठीक है, देखो जो अलैंगिक जनन, पहले तो मैम जनन कितना प्रकार के होते हैं, तो मैंने आपको बोला था पहला तुम्हारा अलैंगिक जनन होगा, दूसरा लैंगिक जनन होगा। जो अलैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन का जो संतान होता है और लैंगिक जनन का जो संतान होता है, तो अलैंगिक जनन का जो संतान होगा ये एकदम सेम टू सेम फोटोकॉपी बनता है, जैसन माई वैसन बिटिया बन जाएगी ना बेटा, और जैसे बाप वैसा लड़का बन जाएगा। लेकिन लैंगिक जनन की बात करोगे तो इसमें विभिन्नताएं पाई जाएंगी। ठीक है, इसमें क्या पाई जाएंगी, इसमें विभिन्नताएं पाई जाएंगी, है ना। लाल वाले को सफेद फूल के साथ मिलाओगे तो लाल सफेद नहीं गुलाबी बन जाएगा। बताओ, समझ में आया। मैम आप कम बोलिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अच्छा ठीक है कम बोले, हम कम बोलेंगे तो पढ़ाएगा कौन तुम्हें, है ना। मैम कम बोलेंगी तो पढ़ाएगा कौन, और मैम की तबीयत तो ऑलरेडी खराब है, इससे ज्यादा क्या किया जाए चलो आगे चलते हैं। ठीक है, देखो, हाँ, तो इसमें विभिन्नताएं पैदा हो जाएंगी बेटा। जब मेंडल का प्रयोग आपको पढ़ाएंगे ना तो बताएंगे। ठीक है, संभावना होगी कि लाल को सफेद से मिलाओगे तो लाल भी बन सकता है, सफेद भी बन सकता है, गुलाबी भी बन सकता है। ठीक है चला लो तुम लोग, स्नैपचैट चला लो, एग्जाम में स्नैपचैट लिख करके आना। ये सब तो मैम बकवास पढ़ा रही है, एग्जाम में तो आता है नहीं, है ना। मैम भी पागल है, हम लोग भी पागल है, मैम झूठा पढ़ा रही है। हम लोग तो स्नैपचैट बात करेंगे, स्नैपचैट बात करेंगे, इंस्टाग्राम बात करेंगे, क्या जरूरत है पढ़ने की, है ना छोड़ो, कुछ लोग के चलते बाकी लोग की पढ़ाई क्यों नुकसान हो। देखो, लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों के लक्षण आपस में मिलेंगे। इसके कारण से जो नया बीज या पौधा बनेगा वो बिल्कुल अपने माता पिता की कार्बन कॉपी नहीं होगा, उसमें कुछ नए नए गुण आ जाएंगे और ये विभिन्नताएं पौधे के विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएंगे। ठीक है, ये पौधे के विकास के लिए चलो, नो मैम, नो मैम, क्या तुम लोग हो तुम लोग नहीं पढ़ते हो इसलिए मैम को डांटना पड़ता है हंस लो तुम लोग, हंस लो, है ना, हंस लो मैम को गुस्सा मत दिलाओ चलो, नेक्स्ट क्या होगा, बदलते पर्यावरण पे जीने की क्षमता यानी कि अडेप्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो चूंकि नए पौधे में विभिन्नताएं होंगी, इसीलिए वे बदलते मौसम जैसे कि ज्यादा गर्मी, सूखे या फिर कड़ाके की ठंड को झेलने में सामान्य पौधों से ज्यादा सक्षम होंगे या उन्हें नष्ट होने से बचाएंगे। ठीक है यस मैम। देखो,
नर मादा दोनों मिल गए। अच्छा, जब अलैंगिक जनन होता सेम टू सेम वही बन जाता, पता चला हम भी कमजोर थे, सेम टू सेम वैसा बच्चा भी कमजोर हो गया। लेकिन जब नर और मादा दोनों मिल गए बेटा, तो इसमें तो इम्यूनिटी पावर बढ़ गई है ना। इसमें क्या होगा, बदलते पर्यावरण में जीने की क्षमता बहुत ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा गर्मी को बर्दाश्त कर पाएगा, ज्यादा ठंडी को बर्दाश्त कर पाएगा। ठीक है जी मैम। मैथ कौन पढ़ाता है? अच्छा। मैथ दीपक सर पढ़ाते हैं। तुम लोग उन्हीं में तो पढ़ते ही हो और हम ही से पूछ रहे हो। चलो नेक्स्ट, रोगों से लड़ने की क्षमता होगी, डिजीज रेजिस्टेंस कहलाएंगे। अलैंगिक जनन, जैसे कि कलम लगाना से उगे पौधों में अगर कोई बीमारी होती तो पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है ना, पूरी फसल बर्बाद हो जाती। लेकिन जब लैंगिक जनन से बीज बनेंगे तो उनमें जेनेटिक कॉम्बिनेशन होगा बेटा। जेनेटिक कॉम्बिनेशन मतलब समझ रहे हो? देखो जेनेटिक कॉम्बिनेशन का मतलब है कि उसमें मम्मी के भी जीन मिल गए, पापा के भी जीन मिल गए। पौधे की बात करोगे तो मादा युग्मक का मिल जाएगा, नर युग्मक का मिल जाएगा, और इसी कारण से रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता इनमें बढ़ जाएगी। ठीक है। गुड इवनिंग मैम। हाय, हेलो 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 मैम। ये लोग पढ़ने वाले नहीं है, ये सब नालायक है ना, ये सब नालायक बच्चा है। देखो चौथा क्या होगा, बीजों का बनना और प्रकीर्णन की प्रक्रिया होगी। तो लैंगिक जनन का सबसे बड़ा परिणाम ये होता है बीजों का बनना। इसमें बीज बनेंगे, बीजों के ऊपर एक कड़ा सुरक्षा कवच होगा जिसके कारण वे लंबे समय तक सुरक्षित रह सकेंगे। किसी चीज के ऊपर आवरण है तो क्यों है, क्योंकि वो लंबे समय तक उसे सेफ रख पाएगा। अच्छा, हवा, पानी और जानवर के जरिए ये बीज दूर दूर तक फैल जाएंगे। अगर उनके ऊपर वो आवरण नहीं होता, तन्नी सी दूर जाने में फट जाते, खराब हो जाता, लेकिन आवरण की वजह से वो दूर दूर तक जा पाएंगे, जिससे पौधों को नई नई जगहों पर उगने और अपनी प्रजाति को फैलाने का मौका मिलेगा। यदि दूर तक न जा पाते तो प्रजाति नहीं फैल पाती, एक ही जगह पर सीमित रह जाते, विभिन्नताएं नहीं आ पाती। लेकिन कई सारे अलग अलग जगहों पर चले गए, विभिन्नताएं आ गई। जी मैम, तुम लोग खाली बस जी मैम करते हो, पता नहीं कुछ पढ़ते लिखते हो कि नहीं। आएगा रिजल्ट तो देखेंगे हम तुम लोग का, है ना। चलो अच्छा, नेक्स्ट सुप्तावस्था की बात की जाए। देखो तो पौधे के गुड़ बीज के अंदर मौजूद जो भ्रूण होता है, नन्हा पौधा, ये प्रतिकूल परिस्थितियों जैसे कि पानी की कमी या बहुत ज्यादा ठंड में कई महीनों या सालों तक सोई हुई अवस्था में रह सकता है। जैसे ही उसे अनुकूल मौसम, मिट्टी और पानी मिलेगा, वो दोबारा अंकुरित होकर के जी उठेगा। लेकिन अलैंगिक जनन से ऐसा कोई परिणाम देखने को नहीं मिलता। लैंगिक जनन के बहुत ज्यादा फायदे हैं। ठीक है मैम, लगता है हम भूल गए हैं। इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस इज माई ब्रदर एंड सिस्टर। हाँ, यही तुम्हें याद रहता तो कितनी अच्छी बात है। अच्छा, हम आप लोग को 2 मिनट का समय दे रहे हैं। फटाफट से जितना भी दुख दर्द तकलीफ कष्ट होगा, परेशानियां होंगी, कमेंट करके पूछ लो, क्योंकि आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त हो गई। ठीक है मैम, आप बहुत क्यूट है। वो बस हम देखने में लगते हैं, वो हम देखने में लगते हैं ना। तुम लोग गलत फहमी में मत रहना, मैम बहुत क्यूट है, मैम बहुत डेंजरस है, वो देखने में लगते हैं। जिस दिन ना तुम लोग मेरा तीसरा आँख खुलवा दिए उस दिन जान जाओगे। मैम पानी पी लीजिए। अच्छा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, पानी पी लीजिए। ठीक है, पी लेते हैं। तुम लोग कोई फटाफट से दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ लो। चलो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त किया जाए। गुड इवनिंग मैम। हाय, हेलो, गुड इवनिंग। नो डाउट मैम। अच्छा, ऑल क्लियर मैम।
लव यू मैम। ओके, लव यू गाइस, लव यू ऑल, लव यू मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। मस्त है ना, दिक्कत मैम। अच्छा, आप कैसे हो? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। चलो, तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कोई भी परेशानी होगी तो आप हमें कमेंट करके पूछना ना भूलना, और हम मिलेंगे आपसे किसी अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, आप सभी हंसते खेलते और मुस्कुराते रहिए, और अगले क्लास में जुड़ना ना भूलिएगा। बात करें पीडीएफ की टेस्ट सीरीज की, तो अराइज रैंकर एप्लीकेशन को जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में